हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स विशेषांक सीरीज़ की। डेली करंट अफेयर्स को लेकर हमने ये मुहिम शुरू की है, जिसमें कि प्रतिदिन जो कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और प्री और मेंस दोनों तरीके से अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिहाज से आप इन्हें अच्छे से पढ़ने के पश्चात रिवीजन करके आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसको लेकर यह मुहिम प्रारंभ की गई है। आज इसी के अंतर्गत हम आज के विषय वस्तुओं को यहाँ पर चलिए देखते हैं, एक एक करके टॉपिक्स लेंगे और उसको क्या क्या वहाँ पर उसमें सम्मिलित किया गया है उनकी चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक देखिए, यहाँ पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से है। देखिए टॉपिक क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा की सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी को मजबूत करेगा। इसके अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण वन संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए मूलतः यहाँ पर चलिए ठीक है, मंत्रालय और मंत्री तो हमें समटाइम पता होने ही चाहिए कि कौन से काम को किस प्रकार के मंत्रालय पूछता है। कई तरह के क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कि देखिए यहाँ पर बैठक हुई है, ठीक है, काम क्या किया गया, गंगा की सहायक नदियों के प्रदूषण को लेकर चर्चा की गई। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि आपके प्रकाश जावड़ेकर हैं। इसमें जो भी राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं पर्यावरण से रिलेटेड हैं या वन संबंधित लंबित मुद्दों को लेकर है, उन पर चर्चा हुई है। चर्चा किन किन चीज़ों की हुई है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं, इसके तहत गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के लिए प्रदूषण निगरानी प्रणाली को मजबूती प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ करना है कि निगरानी से ये आपको पता चलेगा कि गंगा में प्रदूषण किन कारण से या उसकी सहायक नदी में जो प्रदूषण हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है। कारण यदि आप पता चलेंगे तभी आप उनके निवारण को लेकर कार्य कर सकते हैं। यदि आपको यही नहीं पता कि समस्याएं किस कारण हैं तो फिर आप उनका निवारण भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। अर्थात ऐसे उद्योग जो कि गंगा या उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास के शहरों में किनारे पर बसे हुए हैं और वो अपना जो भी प्रदूषण है या कह सकते हैं जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो नदियों में डाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो अवशिष्ट पदार्थ है क्या उसका वो उपचार करते हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ वो करते हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समन्वय करके पानी की गुणवत्ता की निगरानी, इसके लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना करेंगे। तो दूसरी यहाँ पर है जो मिशन है आपका पहले से संचालित है, जो सिर्फ गंगा की सफाई के लिए सुनिश्चित किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो कि गंगा नदी के स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया गया था उससे जुड़ता है। तो यहाँ पर उस मिशन के साथ यहाँ पर एक समन्वय बनाना है। समन्वय बना के यह सुनिश्चित करना है कि पानी की गुणवत्ता की निगरानी कैसे की जाए, किस तरीके से ये नापा जाए, ये समझा जा सके कि पानी की गुणवत्ता मान लीजिए कि इस मंथ कितनी है, 3 महीने बाद कितनी है, 3 महीने पहले कितनी है। तो एक कहीं ना कहीं आपको एक निगरानी तंत्र की यहाँ पर आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की भी बात कही गई है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण पर विशेष कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं उनको गैंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है और गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है जो कि इसके अंतर्गत संचालित होगा, प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो संचालित होगा। तो इसको भी यहाँ पर विशेष तौर पर इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए विशेष कार्य परियोजना को मंजूरी जो कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत संचालित किया जाएगा। ये तो चलिए पर्यावरण संबंधित कुछ बैठक और चीज़ों से संबंधित कार्य प्रक्रियाओं को हमने देख लिया। अब बात करते हैं पोत परिवहन मंत्रालय। देखिए पोत परिवहन मंत्रालय से यहाँ पर हेडिंग ज़रूर है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो है सेकंड लाइन में। अगर हम इसमें देखें तो पढ़ने को पाएंगे कि आप जहाजरानी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए नौवहन सहायक विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया है। कौन सा विधेयक है, नौवहन सहायक विधेयक 2020। तो यहाँ पर किसने जारी किया है, जहाजरानी मंत्रालय ने।
किस लिए जारी किया है? सार्वजनिक परामर्श के लिए। तो सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर क्या क्या सुधार और किस तरह की चीज़ें लागू की जा सकती हैं उसको लेकर परामर्श प्राप्त करने को लेकर ये विधेयक जारी किया गया है। इसमें देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। विधेयक का उद्देश्य 90 साल से अधिक पुराने लाइट हाउस अधिनियम 1927 को प्रतिस्थापित करना है। इसको ध्यान रखना है, 90 साल पुराना अधिनियम है लाइट हाउस अधिनियम, इसको प्रतिस्थापित कौन करेगा? नया जो विधेयक आ रहा है, क्या नाम है इसका? नौवहन सहायक विधेयक 2020। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख तथ्यों की चलिए देखते हैं, जानकारी कर लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर लेते हैं, इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन में नवाचार होगा। अर्थात कि जो विश्व की सबसे नवीनतम तकनीकी हैं जो नौवहन को लेकर संचालन करने को लेकर हैं, उनके साथ ही उसमें जो प्रयोग की जाने वाली है उनके निर्माण इत्यादि को लेकर, उनका यहाँ पर नवाचार इत्यादि को लेकर इसमें प्रयोग किया जाना है। इसके अतिरिक्त दूसरा इसमें पॉइंट कहा गया केंद्रीय जहाजरानी मंत्री है। चलिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के लिए, लेकिन लिखा हुआ आपको बता दिया गया है, श्री मनसुख भंडारिया हैं। उन्होंने कहा है कि पुरातन औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त किया जाएगा और नई व्यवस्था को सक्रियता इससे मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यही किया जाता है कि पुराने जो कानून हैं जो बहुत लंबे समय से हैं या पड़े हुए हैं, बहुत पुराने समय में बने थे, वो वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप जो होते हैं उपयोगी नहीं रह गए हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऐसे पुराने कानूनों को समाप्त करते हैं और उसकी जगह पर नए कानूनों को वहाँ पर लेकर आते हैं जो कानून वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे। इससे आपको कार्य करने की प्रक्रिया आसान होती है, निवेश आकर्षित होता है, उद्योगों को में वृद्धि होती है, रोजगार अधिक मिलते हैं और कार्य प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर इनके कहने का आशय यही है इसके कि नई व्यवस्था को इससे सक्रियता मिलेगी। और भी इसमें कुछ पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जनता और हितधारकों के सुझाव कानूनी प्रावधानों को मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हितधारक का मतलब होता है कि जो लोग भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो हितधारक, और जनता जो कि यहाँ पर इससे प्रभावित होगी, इससे इंटरलेट करती है, तो वहाँ पर जो भी वो सुझाव देंगे वो सुझाव कानूनी प्रावधानों को और भी मजबूत करेंगे। तो वहाँ पर अगर कोई अच्छे सुझाव मिलते हैं जो लागू किए जाने चाहिए, जो इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, तो उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य क्या है इस विधेयक का? अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना। कैसी तकनीकों को? अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना है। इस विधेयक में पोत परिवहन सेवाएं, रेक फ्लैगिंग, प्रशिक्षण, प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिन पर भारत के हस्ताक्षर हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ पर इस विधेयक के माध्यम से प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रमों को संचालन करना, इनके प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध कराना। एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सरकारी प्रमाणन है, क्या चीज़ आप यूज़ करते हैं, किस क्षेत्र से इंटरलेट करते हैं, तो उनके प्रमाणन की भी सुविधाएं देना। रेक फ्लैगिंग है, परिवहन सेवाएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करने के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियाँ हैं वो भी यहाँ पर इसमें सम्मिलित होंगी। नौवहन में बाधा डालने या नुकसान पहुंचाने या निर्देशों का पालन न किए जाने पर दंडात्मक व्यवस्था के भी प्रावधान किए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो भी कार्य प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पर अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें अगर कानून व्यवस्था है तो उसका सही तरीके से पालन होना बहुत ज़रूरी है, और यदि वहाँ पर पालन कोई ठीक ढंग से नहीं करता है, अनुशासनहीनता करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो वहाँ पर दंड होने के भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो इस तरीके से इस विधेयक में पोत परिवहन के विभाग और उससे संबंधित संचालन इत्यादि को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रावधानों और उद्देश्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर इसे परामर्श के लिए चर्चा के विषय के तौर पर बाहर भी रखा है, जहाँ पे हितधारक और जनता अपने सुझाव भी दे सकती है। तो ये हमने देख लिया। अब चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। तीसरा टॉपिक यहाँ पर है विद्युत मंत्रालय से रिलेटेड है। देखिए हाल ही में अभी MNRE ने PPM कुसुम योजना के तहत पंजीयन का दावा करने वाले फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ नए परामर्श जारी किए हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय है। तो कुसुम योजना जो है वो चर्चा का विषय है, इसमें क्या क्या है उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर विद्युत मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए हैं बचाव के लिए कि आप यहाँ पर कुछ सलाह जारी की गई हैं जो 18 मार्च से लेकर 3 जून के बीच थी। इसमें होता क्या है, प्रधानमंत्री कुसुम जो योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसमें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना है। इसमें फर्जी वेबसाइट लोगों को धोखा दे रहे हैं, डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके विद्युत मंत्रालय है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और मंत्रालय द्वारा वेबसाइट पर पैसा जमा करने या डेटा देने से बचने की सलाह दी गई है।
मूलतः देखिए जो कुसुम योजना है वो ऊर्जा सुरक्षा और उसके उत्थान से जुड़ी हुई है, लेकिन कई बार यहाँ पर उसके अंतर्गत किया क्या जा रहा है कि लोग यहाँ पर फर्जी वेबसाइट्स बना रहे हैं, फर्जी नाम से बना रहे हैं और यहाँ पर उसके माध्यम से पैसे इत्यादि मांग रहे हैं। और उससे होगा क्या कि आपके यहाँ पैसे, जो आम नागरिक हैं उसके पैसे भी वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ पर उनको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार के तहत यहाँ पर इस तरह की कुछ गलत जो सूचनाएं आ रही हैं तो उसको यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसा ना करने की सलाह दी जा रही है कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप भी ऐसा करने से बचें। और आप सभी भी जो यहाँ पर देख रहे हैं, आप भी इस तरह कोई भी प्रयोजन, कहीं भी कोई भी आपको आता है, कोई भी मैसेज आता है इस तरीके का कि जहाँ पे डोनेट करने को लेकर या कोई पैसे इत्यादि मांगे जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा करने से मत करिए। अपनी कोई भी जानकारी साझा मत करिए, मत कुछ बताया करिए। और कुछ भी करना है सीधे आप पहले वहाँ पे पुलिस या पर्टिकुलर मंत्रालय को उस पर जाइए, वहाँ पे मैसेज करिए, डॉलिए, और वहाँ से जब तक चीज़ें क्लियर आउट नहीं होती हैं तो आप ऐसा ना करें। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अगली बात, यहाँ पर कुछ और चीज़ें इसके अंतर्गत जुड़ी हुई हैं, जैसे कि समाचार पोर्टलों, डिजिटल या प्रिंट प्लेटफॉर्म पर प्रकाशन से पूर्व वेबसाइट की प्रामाणिकता की जांच करनी है। ये आपको ज़रूर करना है कि जो भी चीज़ें आपको आई हैं उसकी क्या करनी है, प्रामाणिकता की जाँच करनी है, जैसा मैंने आपको बताया। बात आती है कुसुम योजना की, तो ये 8 मार्च 2019 को जारी की गई। कार्यान्वयन 22 जुलाई 2019 को जारी हुआ। इस योजना में सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर पंप में बदलना और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान है। तो कुसुम योजना के बारे में हमने देख लिया। यहाँ पर देखिए सौर पंपों की स्थापना की बात कही गई है। मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर पंपों में बदलना, तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्जी वेबसाइट बनाकर आपसे इसी तरह की कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपका ये काम कर देंगे, आपके जो मौजूदा ग्रिड से जुड़े जो कृषि पंप हैं उनको हम सौर पंप में बदलेंगे, जिसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए, या आपके यहाँ अगर सौर पंप लगाना है तो इतना पैसा दीजिए, हम आपके यहाँ लगा दें। तो लोग क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें कराने के लिए पैसा देते हैं आप, तो वहाँ पर आपके साथ समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। चलिए, तो कुछ मंत्रालय संबंधित चीज़ें हो गई। आप कुछ विविध देखते हैं। विविध में पहला देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना प्रारंभ की गई, नेकर सम्मान योजना। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए, नेकर सम्मान योजना कहाँ प्रारंभ की गई, कहाँ शुरू की गई, कर्नाटक। मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ पर ये योजना किस समुदाय से जुड़ी है, तो बुनकर समुदाय के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। 3 चीज़ें हैं, कर्नाटक में प्रारंभ की गई है, बुनकर समुदाय के लिए प्रारंभ की गई है, और योजना का नाम है आपका नेकर सम्मान योजना। अब और यहाँ पर क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसमें कहा गया है कि इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना, ये तो हमें देख लिया। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए कितने 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। तो कौन कौन लोग इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे, कई बार क्वेश्चन में इस तरह के पॉइंट बनाए जाते हैं, उसमें से 4 जैसे लिखे हुए 4 लोग लिखे हैं कि रेशम, कपास, ऊन और हथकरघा बुनकर। हो सकता है जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जाए तो इन 4 में से कोई एक पॉइंट आपको हटा दिया जाए और उसमें फिर ऐसे ही पूछा कि निम्नलिखित कौन सा सही है, तो उस तरीके में वहाँ आप गलती करके आते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बुनकर समुदाय के लिए, तो बुनकर में कौन कौन आता है, रेशम आता है, कपास आता है, ऊन आता है और अन्य हथकरघा बुनकर आते हैं। और क्या कहा गया है इस योजना में, नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। तो यहाँ पर 2,000 रुपये इस पहले चरण में यहाँ पर नेकर सम्मान योजना के तहत बुनकरों को दी जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर नेकर सम्मान योजना देख लिया। किस राज्य से है, तो यहाँ पर आपको कर्नाटक राज्य की योजना है। किन के लिए है, तो बुनकर समुदाय के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूदा RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। ठीक है, किसका प्रयोग किया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो मुंबई में यहाँ पर इसको प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर चलिए जानते हैं इसके बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि
इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रामक आरएनए वायरस का विश्लेषण किया गया। तो यहाँ पर सबसे चीज़ अलग से अभिकर्मक किसी अन्य प्रकार के अन्य अभिकर्मक करने का मतलब कोई अन्य चीज़ में अन्य केमिकल्स हैं या अन्य चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई हैं, और सिर्फ इसको रमन के स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका यंत्र है उसके माध्यम से इसको पता लगाया गया है या उसका उपयोग किया या उसका विश्लेषण किया गया है। दूसरा, यह गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है, जैसे कि अगर आप कोई रसायन या केमिकल या अभिकर्मक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसलिए किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था तथा बहुरूपता की जानकारी देता है। यह क्रिस्टलीयता एवं आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ की जो संरचना कैसी है, रासायनिक संरचना कैसी है, अवस्था कैसी है, ठोस है, द्रव है, गैस इत्यादि है, बहुरूपता कितने टाइप के वहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं वो उसकी भी जानकारी देता है। साथ ही इसकी क्रिस्टलीयता एवं आणविक परिस्थितियों की जानकारी, मतलब काफ़ी डिटेल से आप उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पदार्थ के रासायनिक बंधों के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। तो यहाँ पर काम कैसे होता है, जो आपका पदार्थ है उस पदार्थ का जो रासायनिक बॉन्ड है, जो केमिकल बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के साथ जो आपका लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसको अभिकर्मित अर्थात एक प्रक्रिया कराई जाती है और पारस्परिक प्रक्रिया के आधार पर ही चीज़ों की डाटा या जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया आरएनए से रिलेटेड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक, और ये कैसे काम करता है और उससे यहाँ पर क्या चीज़ें खोजी गई और कहाँ खोजी गई, तो मुंबई में। अगला पॉइंट यहाँ पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, पश्चिम बंगाल ने। तो यहाँ पर सेल्फ जो आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पे इसका पोर्टल लिखा है, इसे पोर्टल होगा यहाँ पर, देखिए ये थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो जारी किया गया उसका नाम क्या है। तो पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो इसके सेल्फ स्कैन जो है ये आपका ऐप है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त काम क्या करेगा, तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। देखिए ये ऐप राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया है। तो राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। दूसरा, मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट को आसानी से स्कैन और एडिट किया जाता है, वो भी ठीक है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं रहता बल्कि फ़ोन में रहता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज के समय में डेटा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसको कहाँ भेजा जा रहा है। भारत में देखिए अगर कितने सारे ऐप को अभी जो बैन किया गया उसका एक रीज़न यही बताया गया था कि जो भारत का जो डेटा है वो बाहर जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है कि यहाँ पर जो ये डेटा है वो कहीं और नहीं जाएगा बल्कि आपके फ़ोन में ही रहेगा, यहाँ तक कि राज्य सरकार के पास भी नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए इसे ध्यान रखना। ये हो सकता है मैं भी क्वेश्चन भी जनरेट किया इसके कि सेल्फ स्कैन नामक जो ऐप है किसके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, और इसका जो डाटा होगा वो आपके फ़ोन पे रहेगा। ये सुरक्षित है जिसके कारण, और ऐप निःशुल्क है। चलिए ये पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। कौन है ये, इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय हैं। 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। ये पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यहाँ पर हम देखते हैं ये पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तो इनका थोड़ा सा बायोडाटा यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपके कौशल भारत मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त नया यहाँ पर देखिए पॉइंट है आपका, इसमें देखिए क्वेश्चन एक जनरेट किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी को आधार को मजबूत करने को, उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु
कि इसमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी थी। तो 12,450 करोड़ रुपए की यहाँ पर 3 साधारण बीमा कंपनियों में भारत सरकार के द्वारा निवेशिक तौर पर निवेश किया गया है, पूंजी का निवेश किया गया है। ये 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं कौन सी? तो समटाइम अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि 3 यहाँ पर ये कंपनियां हैं कौन कौन सी। तो पहली है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। तीनों ही बीमा कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस के लिए हैं और 12,450 करोड़ इसमें डाला गया है। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए का भी निवेश शामिल है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर शेयर जारी करने को जो सरकार के द्वारा कितनी आप जारी कर सकते हैं उसकी भी इनको मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। तीनों कंपनियों का आपको नाम ध्यान रखना है, एक बार और देख लीजिए। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर टोटल 12,450 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश किया जा चुका है 2019-20 में। बाकी जो बचा है वो इस साल निवेश किया जाएगा। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमने यहाँ पर करंट से रिलेटेड हमने देख लिया है। आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं यहाँ पर बाकी चीज़ों को लेकर। और इस तरीके से हमने आज के टॉपिक को यहाँ पर इंपॉर्टेंट के तौर पर जो भी इंपॉर्टेंट थे, कुछ विधेयक थे, कुछ आप कानून थे, कुछ आपकी नियुक्तियाँ थी। तो इस तरीके से हमने आज के डेली करंट अफेयर्स टॉपिक को फिनिश किया है। नेक्स्ट डे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो ऐसे ही रेगुलर रूप से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।